मैं और मेरा ससुर अकेले रहते थे। मेरा ससुर इतना बूढ़ा नहीं था। मैं सारा दिन अपने आप को दुपट्टे से ढक कर रखती थी। काम करने के दौरान कई बार ऐसा होता था कि दुपट्टा गले से उतर कर नीचे हो जाता था। तब ससुर मुझे अजीब नज़रों से देखते तो मुझे बहुत शर्म महसूस होती, क्योंकि मैं भरी भरकम जिस्म की मालकिन थी और अक्सर अपने जिस्म को ऐसे ढक कर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ससुर को रात का खाना देकर मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके सोने या लेट जाती, लेकिन वे सुबह उठती तो बेडशीट पर सफ़ेद दाग लगे रहते। मैं शादीशुदा थी और अच्छी तरह जानती थी कि ये दाग किस चीज़ के हैं, लेकिन आखिर कौन मेरे कमरे में आकर ये सब कर जाता था, क्योंकि मैं तो दरवाज़ा बंद कर देती थी। ये रोज़ होने लगा था। ससुर का रवैया अब मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा था। वह ऐसा ख्याल रखते थे जैसे कोई अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। शुरू से ही आदत थी कि सुबह होते ही वे मैं सबसे पहले नहाने जाती थी। एक दिन मैं सुबह नहाकर बाथरूम से निकल ही रही थी कि नज़र सामने अपने कमरे की तरफ गई, जहां ससुर कमरे से निकल रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वे क्या चीज़ मेरे कमरे से लेकर जा रहे। मैं इतना इरादा कर लिया था कि आज रात जाग कर देखूंगी कि मेरे कमरे में आखिर कौन आता है। मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और नाइट सूट पहनकर लाइट बंद करके बेड पर लेटी रही और सोने की एक्टिंग करने लगी। बिल्कुल खामोश थी। थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा कि ससुर पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे देखना था कि वह कौन है। लेकिन अगले ही लम्हे से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था जब ससुर ने मेरा नाम तृप्ति में है। मेरे ख़ानदान में से ही दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं था सिवाय मेरे एक चाचा के। उन्होंने मेरी शादी करवा दी थी, लेकिन मेरे चाचा को जालिम किस्म के नहीं थे। वे तो बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई, जब उस वक्त मेरा उम्र 17 साल की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो घर उनको मेरे लिए मिला था वह इतना ख़ास अमीर नहीं था और ठीक ठाक भी नहीं रहता था। लेकिन उनके पास भी और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोई भी अच्छा रिश्ता आता तो वे कहते थे कि अपनी बेटी के बारे में सोचो, इस तृप्ति को बस जल्दी जल्दी घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के रिश्ते भी नहीं होंगे, क्योंकि जो भी घर आता था वह मुझे ही पसंद कर लेता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां बहुत ही मोटी और काली सी थीं, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक था। बस कभी कभी चाची को इसी बात पर गुस्सा आता था कि रिश्ता मेरी बेटियों के लिए आता है, लेकिन पसंद इसको करके चले जाते हैं। ऐसा भी होने लगा था कि जब रिश्ता आता तो वह मुझे छिपा देती। बस फिर चाचू ने तंग आकर जो भी रिश्ता मिला फ़ौरन मुझे भेज दिया। कोई पूछताछ भी नहीं की कि और ज़्यादा कीड़े भी नहीं निकाले। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उसमें कोई भी नहीं था। मेरा पति दूसरे शहर में काम करता था, जो यहाँ से 1 दिन की दूरी पर था, इसलिए वह बार बार नहीं आ सकता था, लेकिन 4 महीने के बाद 1 हफ्ते के लिए आता था। मैंने कहा कि चलो, शुक्र है बाहर का मुल्क तो नहीं है, वरना तो 2 साल में 1 चक्कर लगता था। घर में कोई नहीं था सिवाय मेरे ससुर के। मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ससुर बहुत अच्छे थे और वे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। शादी के 2 हफ्ते बाद मेरे पति ने कहा कि मुझे जाना होगा। मैंने सिर्फ 2 हफ्ते ही छुट्टी ली थी। मैंने भी उसे भारी दिल से विदा कर दिया। उसका नाम गजेंद्र था और मेरे ससुर का नाम रमना था।
ससुर भी काम पर जाया करते थे। सुबह सुबह उनको नाश्ता बनाकर देती और वे काम पर चले जाते। उन्होंने कहा कि घर को अंदर से बंद कर लेना, कोई भी आए तो दरवाज़ा ना खोलना। जब मैं आऊँगा तो पहले पूछना कि कौन है, मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं हूँ, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलना। वे मुझे बहुत प्यार करते थे, बेटी की तरह मेरे नाज और नखरे भी उठाते थे, मेरे सर पर हाथ रखते और वापसी पर मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया करते थे। मैंने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो कहने लगे कि अभी अभी शादी हुई है, तुम्हारी थोड़ी तो सेवा करनी पड़ेगी ना। आज मेरी पत्नी ज़िंदा होती तो मेरी कोई बेटी होती तो तुम्हारे उसके साथ वक्त गुजर जाता, पर क्या करें जब वे इस दुनिया में ही नहीं रही। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो है ना, इसी तरह वे रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ लाया करते। लेकिन एक बार तो कुछ ऐसा ले आए जिसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं थोड़ी हैरान भी हो। मेरा पति सिक्योरिटी का काम करता था, इसलिए उसे दिन भर फ़ोन करने की इजाज़त नहीं होती थी। रात को 10 मिनट के लिए मुझसे बात करता था, लेकिन इतना थका होता था कि बात करते करते ही सो जाता। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मेरा पूरा दिन इस 10 मिनट के लिए इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन उसकी भी मजबूरी भी, वे पूरा दिन गर्मी में धूप में सिक्योरिटी पर खड़े खड़े थक जाता था। कहता था ये बहुत बड़ी अपार्टमेंट है, लेकिन बड़ी ख़तरनाक जगह है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनती हैं जिसमें कभी भी आग लग सकती है, इसलिए तो अच्छे पैसे मिलते हैं इस नौकरी के, नहीं तो तुमसे कभी भी इतना दूर नहीं रहता। लेकिन एक दिन बुरी खबर मुझे मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। जिसे बिल्डिंग के सामने वह काम करता था, उस पर बिल्डिंग में आग लग गई और वह भी इस दुनिया में नहीं रहा है। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। मैं शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। मेरे चाचू ने कहा कि वापस चलो, तो मेरी चाची ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई है, मनहूस है, इसकी मनहूसियत का साया मेरी बेटियों पर पड़ जाएगा। हमारे घर में जब तक ये थी कि तब कुछ अच्छा नहीं था। जैसे ही निकली तो हमारे घर में सभी चीज़ें को सुविधा भर गई, तो अब इसको वापस नहीं आने दूंगी। मजबूरी में मैंने फैसला किया कि मैं अपने ससुर के ही ससुराल में ही रहूंगी। चाचू ने कहा कि फ़िक्र मत करो, आजकल तो विधवा औरत तलाकशुदा लड़कियों की शादी को हो जाती है, कोई ना कोई मिल जाता है। तुम्हारे लिए कोई रिश्ता तलाश करूँगा। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी। मेरे ससुर अब काम से जल्दी वापस आ जाते थे, और एक दिन मैंने देखा उनके पास एक लाल रंग की बेडशीट थी। कहने लगे कि मेरे बेटा ये बिछाकर सोना। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझसे ये पूछना चाहते थे कि ये बिछाकर क्यों सोऊं। उन्होंने तो इतना कहा कि तुम्हारे लिए लाया हूँ, अपने बिस्तर पर बिछा लेना। मैंने कहा कि घर के लिए लाए होंगे, वैसे भी इस घर में कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं थी, और मुझे दहेज देने वाला भी कौन था। लेकिन हैरत मुझे ये हुई कि सुबह मेरे ससुर ने कहा वह बेडशीट मुझे वापस कर दो। मुझे लगा कि शायद उन्होंने रखने के लिए दी थी। मैंने कहा लेकिन मैंने तो बिस्तर पर बिछा दी थी और वो उस पर सो भी गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा किया जो उस पर सो गई, लेकिन अभी मुझे वापस करो। मैं ये बेडशीट उठाई और अपने ससुर को वापस दे दी। उन्होंने थैली में डाल ली और अपने साथ ले गए। देखने में तो नई लग रही थी, लेकिन शायद महंगी ले आए थे, इसलिए वापस करने चले गए थे। मैंने भी कुछ ज़्यादा सवाल नहीं किया और बेडशीट वापस कर दी। मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी, लेकिन आज रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई, जबकि पिछले तो कुछ दिनों की मैं सारी रात सोती रही थी। रो रो कर तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगता था कि वह सब झूठ है, अभी वापस आ जाएगा मेरा पति और आकर कहेगा कि वह खबर झूठी थी। मैंने तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बातें थी ना। इस तरह थोड़ी कोई ना वापस आ जाता है। ज़िंदगी बड़ी बुरी है, इंसान के साथ इंसाफ नहीं करती है, और ऐसे में
सूरत हाल में डाल देती है। इसके लिए वह तैयार नहीं होता। मैंने कब सोचा था कि मैं इतनी जल्दी विधवा हो जाऊंगी और मेरा पति, उसके साथ मैंने 2 सिर्फ हफ्ते गुजारे थे, इस दुनिया से चला जाएगा। एक उम्मीद बाकी थी कि शायद मैं गर्भवती हो जाऊं। मेरे पति को गए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। कुछ दिन और गुजर जाते तो शायद मुझे पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं, क्योंकि जब मेरा पति वापस गया तो 2-3 दिन पहले ही वो मेरे साथ था। लेकिन जब वापस गया तो उसके 2-3 दिन बाद ये खबर आई थी कि वे इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिए मेरे पास एक उम्मीद तो थी। रात को ससुर वापस आए तो उनके पास फिर से बेडशीट थी। कहने लगे कि ये बिछा लेना। मैंने कहा, क्या बात है, आप वापस देने क्यों चले गए थे? कहने लगे, जिस दुकान से ली थी वो दोस्त ने कहा कि मैं भी उसी दुकान से ली थी, पर मैंने तो सस्ती ली थी, उतने महंगी ली है। मैं तो वापस लेकर झगड़ा करने चला गया था, लेकिन फिर उसने मुझे 300 वापस कर दिए। तुम भी जाकर सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही दुआ हुआ जिसका मुझे भी अंदाज़ा था। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने भी बेडशीट बिछा ली और मैं सो गई। ऐसी कोई सुबह की आँख खुली तो, लेकिन सुबह मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मुझे लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे इस तरह से चक्कर भी आ रहे हैं और बदन भी दर्द हो रहा है। लेकिन सुबह जब नाश्ता बना रही तो ससुर ने फिर से कहा कि बेडशीट वापस कर दो। मैं हैरान रह गई। अभी मैं उनसे कुछ पूछना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी वापस ले आओ। मैंने जल्दी से वापस कर दी और बिना कोई जवाब दिए ससुर बाज़ार चले गए और कहने लगे कि बहुत काम है मुझे, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, अभी वापस करवा देते हैं, कभी ले आते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बूढ़े लोगों की हरकतें अजीब होती हैं कि लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर बेडशीट ले ली है तो रख लीजिए चुप करके। 100-200 में क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल 200 में तो एक टाइम का खाना भी नहीं बनता। लेकिन मेरे ससुर को कौन समझाता? मेरी तबीयत पूरा दिन ख़राब रहती। मैं खुश होती रही कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इस तरह मुझे बात का यकीन तो हो जाता कि मेरे पास मेरे पति की कोई ना कोई निशानी हो जाएगी। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर रखूँगी। इस तरह गजेंद्र मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। कोई तो होगा जिसको मैं अपना कह सकूँगी, वरना इस दुनिया में मेरा था ही कौन? पति था, वह भी इस दुनिया से चला गया। मेरे ससुर ने तो रूटीन बना लिया था कि रात को मुझे चादर देते और सुबह इससे मांग लेते, और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहता था। मैंने कहीं से सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसलिए मेरा दिमाग इन चीज़ों की तरफ लगा हुआ था। पर इस हफ्ते बाद ये उम्मीद भी टूट गई। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं माँ नहीं बनने वाली थी। मेरे पति की मेरे पास कोई निशानी नहीं थी। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। रो रही थी। ससुर ने ये बात नहीं की, पर उन्होंने कहा रो रो कर। मैंने कहा कि कुछ नहीं। मैंने कहा गजेंद्र की याद आ रही है, तो ससुर ने अजीब से अंदाज में मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैं हूँ ना, चलो। फिर अचानक ही रुक गए। वो भी झेप गई कि मैं। ससुर मुस्कुराकर रूम में चले गए। पर अब मैं इतना बात पर हैरान होने लगी कि अगर मैं माँ नहीं बनने वाली तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती है और मेरे बदन में इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि ये सब कुछ मेरी इसी वजह से हो रहा है कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों होती है। पर अब किसको कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ? ससुर को कहती तो अजीब लगता, चाचा को कहती तो वे भी क्या सोचते, काश कि मेरे पति जिंदा होकर उसके साथ ही चली जाती। लेकिन फिर तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ने लगी। हर रात को अजीब सी नींद आती, पता नहीं चलता था कि कोई सोई हुई कब जागी हूँ। एक दिन ऐसा दृश्य देखा कि मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर खुद ही चादर को धो रहे थे। मैं हैरान थी, ये चादर क्यों धो रहे हैं? मैं इनको लगता था कि क्या मैंने इस चादर को गंदा कर दिया है, और अगर वैसे ही
उनको गंदी लग रही है तो मुझसे कह देते, धो देती, लेकिन उनका इस तरह धोना क्यों ना था। ये चादर तो मेरे कमरे में होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ससुर बेटे के जाने के बाद पागल हो गए हैं, अजीबोगरीब तरह की हरकतें करते हैं। एक ही चादर को बार बार कौन धोता है? रात को धोते कहते कि बिछा लो, सुबह कहते वापस कर दो। इस तरह की हरकतें कौन नॉर्मल इंसान तो नहीं करता, लेकिन मैं भी नहीं बोलती थी क्योंकि शायद इनसे ज़्यादा मुझको नुकसान हुआ था। उसके बुढ़ापे की लाठी खो गई थी। मेरे पति की लाश भी तो नहीं थी मिली थी। इसका सताया था कि वे इस दुनिया से चले गए हैं। क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई थी, इसलिए ज़्यादातर लोगों की लाश नहीं मिली थी। आखिर बार मेरे ससुर ने भी उनको जो जी भर के नहीं देखा था, जो भी नहीं देखा था पाई थी। इसलिए शायद हमारे अंदर इतना दुख भरा गया था कि इस दुखों की निकालने के लिए वह अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। इसलिए मैंने इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मैं अपनी तबीयत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी कि मुझे घर के काम नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। फिर एक दिन में ससुर घर पर नहीं थे तो मेरी पड़ोस की एक औरत आई और मैंने उसे कुछ बताया कि उसने कहा कि तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लग रही है, इस तरह थोड़ी होता है। अगर घर में सिर्फ ससुर रहते तो उनको नहीं कहोगी ना कि किससे कहोगी? इससे शर्माने की क्या बात है? शर्म से मर जाऊंगी क्या? आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। वह मुझे अस्पताल ले गई। जब मुझे डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझे तारीख पूछी, मैंने उसको सब कुछ बताया। मैंने उसे कहा कि हाँ, पहले भी लगता था कि शायद ऐसा है, लेकिन बात को भी महीना हो गया है। मुझे पति से दूर हुए 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। औरत के जिस्म में भी कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन फिर भी वह अपने माँ बनने वाली होती है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मुझे फिर से डॉक्टर ने कहा तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की मैंने कहा कि तौबा करो डॉक्टर, ईश्वर को मान, मैंने ऐसे कोई हरकत नहीं की है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैंने उनको ही कहा कि हमारे घर में तो सिवाय मेरे बूढ़े ससुर के कोई और नहीं रहता और मैं कहीं जाती आती भी नहीं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन इस तरह के मामले में सवाल भी ऐसे ही करने पड़ते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, ये बात पक्की है। अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम झूठ बोल रहा हूँ या तुमसे अपनी तारीख याद करने में कोई गलती कर रही हो। मैंने फिर से हिसाब लगाया कि शुरू कर दी, लेकिन मेरे हिसाब से तो बच्चा मेरे पति का नहीं था। मैंने डॉक्टर की झूठ बोल दिया कि कहीं मेरे बारे में बदनामी ना फैलती, क्योंकि मेरे साथ मोहल्ले की और भी औरत आई थी और उन्होंने कहा था कि हमेशा इसी डॉक्टर के पास जाती हैं। तब वे बाहर बैठी थी, लेकिन कल को मेरे बारे में पूछ लेती तो मामला हो जाता। कि मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, मुझे तारीख गिनने में गई है। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी और कहने लगे कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। पर मैं ये सोचकर हैरान थी कि ये बच्चा किसका है, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था एक ही हरकत मेरे साथ हुई, बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है। उसका ताल्लुक़ मेरे ससुर के साथ था। एक तो वे चादर वाली बात और दूसरा मुझे बेहोशी वाली नींद का आना। जबकि मैं तो इतना परेशान रहती थी कि मेरे दिमाग में इतने सारे दुख भरे थे जो मैं इतनी सुकून से कैसे सो सकती थी। इंसान नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है तो भी आजकल को सुकून की नींद नहीं आती है, और ये मेरा हमसफ़र इस दुनिया से चला गया तो और मैं ऐसे घोड़े गधे बेचकर कैसे सो रही थी। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी जिसके बारे में अब मुझे पता लगाना था, और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जो भी मैं कर रही थी मुझे वह नहीं करना था। यानी मुझे एक दिन के लिए अपनी
रूटीन बदलनी थी और मैंने अपनी रूटीन बदली। मैंने खाना नहीं खाया ये सोचकर कि ये कहीं मुझे खाने में तो नहीं कोई चीज़ मिला कर दे जा रही है, पर मैं ये सोचकर हैरान थी कि ये कहेगा कौन। रात को ससुर ने फिर से वही बेडशीट मुझे वापस कर दी। अब तो वह बेडशीट इतनी पुरानी हो गई थी कि वो उसको इस थैली में डालकर देते थे जैसे कि नई है। पता नहीं अपने साथ लेकर जाते थे क्यों ना थे। मैंने कहा कि जी ठीक है, बिछाकर सो जाऊंगी। लेकिन आज मैंने बिस्तर पर वे बेडशीट नहीं डाली और बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन मैं हैरान थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरी नींद का ताल्लुक़ इस बेडशीट के साथ था। ये क्या हो रहा था मैंने साथ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये तक कि रात के 1 बज गए। बाहर बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा कि ससुर पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे। कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी। मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी क्योंकि मुझे देखना था कि ये कौन है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसका मेरे कमरे में काम ही क्या था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वह शख्स मेरे करीब आकर लेट गया, मैंने चेहरे पर हाथ फेर रहा था। उसका हाथ मेरे पूरे वजूद पर सफ़र कर रहा था। जब मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और जैसे ही लाइट ऑन की तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह और कोई नहीं मेरा ससुर था। अपने बिस्तर की तरफ देखा तो गुस्से से कहा कि चादर नहीं डाली थी। मैं हैरान रह गई कि किस तरह से वे बात कर रहे थे। मेरे साथ में चिल्ला रही थी और वे बोले, कमबख्त औरत, चिल्लाती क्यों है, आ मेरे पास। पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं तेरा ससुर भी। अब घबरा गया मैंने और ज़ोर से चिल्लाया शुरू कर दिया। यहाँ कहा कि मोहल्ले के लोगों के दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया और कहा कि क्या हो रहा है। औरत भी अंदर आ गई, उसका पति भी इसके साथ। उससे मेरी थोड़ी सी बहुत दोस्ती थी। मैंने उनको चिल्ला कर कहा दिया इतना कि पुलिस को बुलाओ, ये मेरी इज्जत पर हमला कर रहा था। वे लोग हैरान रह गए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किसी की इज्जत बचाना है या नहीं। मोहल्ले में वाले दरअसल खुद इतने तंग होते हैं कि अगर कोई चोर या कोई ना इस तरह का इंसान उनके साथ लग जाए तो उसे मार अपना गुस्सा उसी पर निकाल देते हैं। मेरे ससुर को भी दबोच लिया और था जब कह रहे थे कि इस मोहल्ले के सारे शरीफ लोग रहते हैं, आप अपनी बहू के साथ क्यों रह रहे हो। मैंने उस औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है। मेरे ससुर ने जबान आखिर में खोल दी ही। उन्होंने कहा कि वे इस चादर के ऊपर नींद की दवा लगा देते थे। जब वे दवाई मेरे सांस में जाती तो मैं बेहोश हो जाती थी। उसके बाद वे मेरे साथ सारी रात सोते और सुबह सोते ही कमरे से निकल जाते थे। ये बच्चा भी उनका था। सब लोग ने कानों पे हाथ लगा लिया और तौबा तौबा करने जमाना आ गया है। कुछ लोग बोले, अगर ऐसे हो ही गया है तो इन दोनों की शादी करवा दो। लेकिन मैंने शोर मचा दिया। अपने चाचू को भी बुला लिया। मैंने कहा कि खुदकुशी कर लूँगी लेकिन इस इंसान के साथ शादी नहीं करूँगी जो मेरी इज्जत पर हमला करता था। मैं इससे अपने बाप के जैसा समझती थी। मैं चाचू ने कहा कि तुम्हारी चाची कुछ भी बोले, सारा ज़माना मेरे खिलाफ़ हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। मैं चाचा के घर चली गई। मेरी डिलीवरी भी हो गई और बच्चा दुनिया में आ गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था पर मेरी ज़िंदगी नरक हो गई थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई क्योंकि शायद ईश्वर ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया था। मेरे पति वापस आ गया था। मुझे देखकर हैरान रह गया। वह समझा कि वह उसकी औलाद है। कितनी देर हम रोते रहे, एक दूसरे के गले लग के फूट कर रो रहे थे। दरअसल मेरा पति मेरा नहीं था, वह अस्पताल में था और कोमा में चला गया था। किसी को पता
नहीं था कि वह कौन है, इसलिए किसी ने उसके घर वालों को नहीं बताया। उसको 1 साल बाद होश आया तो फ़ौरन ही मेरी तरफ भागा। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। वह हैरान रह गया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये सब क्या हो गया। मैंने कहा कि कुछ नहीं, करो, बस मुझे छोड़ कर ना जाना। उससे कहा कि आज से मेरे बाप के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम फिक्र ना नहीं करो, हम लोग साथ रहेंगे और इस बच्चे की भी पालेंगे। अभी भी ऐसा लगता है कि यह तो बुरा सपना था जिसको मैं गुजर रही थी, यह फिर कोई भी अच्छा सपना है जिसको मैं गुजार रही हूँ। मेरा पति वापस आ गया है। अब मैं अपने सपने से जागना नहीं चाहती हूँ, अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन बस एक मलाल है कि आपकी बताए क्या मुझे ससुर से